तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चैप्टर नंबर 3 जो है मैं इसी वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा, अपना अपना जो भी प्रयास बोलते हैं या जो भी है ना। ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको इससे पहले क्या क्या बता दिया इस चैप्टर के अंदर। एक तो जो धातु अधातु है उसके अलग अलग वीडियो इसलिए डाली है कि आपको आराम से समझ जाओ। एक तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बता दिया और दूसरा भौतिक गुणधर्म के आधार पर। अब जो है चैप्टर 3 के जितने भी टॉपिक्स बचने हैं जो मैं इसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, अब भर्जन क्या होता है, भर्जन और निस्तापन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी भर्जन निस्तापन जो है अभी हाफ ईयरली में आ गया है, एक बार पढ़ लो। हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार पढ़ो कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो भर्जन क्या होता है, जो धातु सल्फाइडों को O2 की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो भर्जन कहलाती है। और यहाँ पे क्या है, धातु कार्बोनेट। अंतर क्या है दोनों में, सल्फाइड और कार्बोनेट्स का, ये दो चीज का फर्क है। ठीक है, यानी कि भर्जन में क्या होता है, धातु सल्फाइडों को O2 की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया जो होती है वो भर्जन कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, धातु कार्बोनेटों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान रखना उपस्थिति है। ठीक है, तो गर्म करने की क्रिया क्या होती है, निस्तापन कहलाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा है यहाँ सल्फाइड अयस्क होते हैं। अरे भाई सल्फाइडों को ही गर्म कर रहे हैं तो सल्फाइड अयस्क हो गए ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बोनेट हो गए तो यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क हो गए। ठीक है, अब तीसरा सॉरी, यहाँ पे SO2 बाहर निकलती है और यहाँ पे जो है वो CO2 बाहर निकलती है, क्योंकि जो कार्बोनेट होता है वो CO3 होता है ना, उसमें से CO2 तो बाहर ही निकल जाती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो यानी कि याद कैसे रखना है कि जो धातु सल्फाइड है को O2 की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, धातु कार्बोनेटों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन से नी से नहीं उपस्थित है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ सल्फाइड अयस्क होते हैं, यहाँ कार्बोनेट अयस्क होते हैं, यहाँ SO2 बाहर निकलती है और यहाँ पे CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक बता दो। भर्जन निस्तापन तो चलो फिर भी नॉर्मल था, फाइनल एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो फाइनल लिख के रखो आप, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब आप ये समझना, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, अभी मैं बता दूंगा। पहले टॉपिक समझो, सक्रियता श्रेणी होता क्या है। सक्रियता श्रेणी वो होता है, ये वह सूची जिसमें धातुओं को, किसको, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा घटता 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 घटता, मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़े से घटता हुआ क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम, है ना। ऐसे इस निशान से समझ जाना, में व्यवस्थित किया जाता है, वही क्या होती है, सक्रियता श्रेणी होती है। तो मतलब कि यह वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम, ये देखो यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है सक्रियता श्रेणी में, और सबसे कम वाला होता है ये AU। ठीक है, AU का मतलब क्या हो गया, गोल्ड। ठीक है, Ag यानी सिल्वर हो गया, Hg यानी मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्लूटोनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सबसे अधिक क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है, वो है पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है, वो है गोल्ड, AU। ठीक है, अब क्या आता है, इनमें से कुछ गायब कर देते हैं और फिर पूछते हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताओ, उल्टा सीधा दे देता है, तो यहाँ से सक्रियता श्रेणी में से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना, मैंने फाइनल इसीलिए लिखा है 2026 के लिए कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास सक्रियता श्रेणी में से। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी मैंने आपको समझा दिया है, धातुओं को जो उनकी क्रियाशीलता होती है उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वही होती है सक्रियता श्रेणी, है ना। और ये मैंने बताई। देखो अब धातु और अधातु चल रहा है, तो भाई ऑब्वियसली बात है अपन को मिश्र धातु भी एक बार कवर करनी ही पड़ेगी, और जो उपधातु है वो भी एक बार अपन को पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु होता है किसी धातु या धातु का किसी अन्य धातु या अधातु से, अच्छे से सुनना, किसी भी धातु का, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बनाया गया कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। क्या बोलना है, समांगी मिश्रण ही क्या होता है, जो है मिश्र धातु कहलाता है। पूरा नहीं लिखा हुआ, मिश्र धातु कहलाता है। तो मतलब कि मिश्र से ये समझ में आ गया कि भैया मिश्र का मतलब है कि कोई दो चीज मिल रही है, तो यही है किसी धातु का किसी अन्य अधातु या धातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण क्या होता है, ये मिश्र धातु कहलाता है। अब ध्यान रखना, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, पहला तो कठोरता हो जाएगी, अरे यार कोई दो चीज मिल जाएगी तो एकदम सॉलिड हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो कठोरता बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई उसकी, और गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उसके गलने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उपधातु क्या होता है, उपधातु ऐसा होता है ऐसे तत्व जो धातु या अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो उपधातु होता है। मतलब ये धातु और अधातुओं का पापा होता है एक तरीके से।
ठीक है, तो वही है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि उपधातु के 2 उदाहरण बताओ। कौन सा उपधातु का उदाहरण है? तो ये ध्यान रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ध्यान रखना, ये जर्मेनियम, एंटीमनी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधातु के उदाहरण है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मिश्र धातु और उपधातु क्लियर हो चुकी है। थर्मेट अभिक्रिया, जिसका तो क्वेश्चन ही नहीं आते, है ना, बट अपन पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते वो एकदम से बनाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो जरूर ध्यान रखना। थर्मेट अभिक्रिया क्या होता है? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने की क्रिया को अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो जाता है? ऊष्मा बाहर आ जाती है, चैप्टर 1 में बताया था, ऊष्मा बाहर आ जाती है। इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं पहले लिख के इसलिए लेते आऊंगा, फिर आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होता, आप फटाफट उतार भी लोगे। ठीक है, अब इसका एक समीकरण कैसे, देखो, आयरन थर्ड ऑक्साइड आ गया, एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म करने पर। अब जो ये आयरन होता है, ये जो आयरन होता है ना, ये अकेला हो जाता है। अब एल्यूमिनियम क्या इसके साथ मिल जाते हैं। तो ये बताओ किसका उदाहरण हो गया? एक तरीके से ये एक तरीके से अपना विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाता है। प्लेस हो रही है कोई चीज उधर जाके, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ऊष्मा बाहर जा रही है तो अपन ऊष्माक्षेपी भी बोल सकते हैं इसे, है ना। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ आ गया, देखो फेरस अकेला हो गया, तो अगर अपन इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, है ना, O3L2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये हो गया, ऊष्मा बाहर आ गई। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग जो है वो भी ध्यान रखना, रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों, मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना, है ना, मशीनों को पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये थर्मेट अभिक्रिया समझ में आ गई। थर्मेट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और है, ये देखो, जैसे अम्लराज एक्वाराइजर का संगठन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अम्लराज संद्र, ध्यान रखना, HNO3, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, HNO3 और HCl का एक अलग से भी पूछ लेते हैं कि इसका संगठन क्या है, तो संगठन 1:3 है। अगर उल्टा पूछ ले कि HCl और HNO3, तो आपको क्या बताना, 3:1, ये ध्यान रखना। यानी कि ये अगर उल्टा सीधा हो जाए, HNO3 का 1, HCl का 3 है, अगर ये पूछे कि HNO3 व HCl का संगठन बताना है तो वो 1:3 होगा, है ना, और HCl व HNO3 का संगठन बताना है तो ये बात ध्यान रखना 3:1 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 3:1, ठीक है, 3:1। तो अगर ऐसे पूछे अम्लराज का संगठन तो आपको लिखना है HNO3 और HCl का 1:3 का संगठन मिलाने पर एक अम्लराज बनता है। अच्छा, ये अम्लगम और अम्लराज में फर्क है, वो अम्लराज है, ये अम्लगम है। तो अम्लगम क्या होता है? मिश्र धातु को बनाते समय यदि एक धातु पारा या मरकरी है तो हम इस मिश्र धातु को क्या बोल देते हैं? अम्लगम कह देते हैं। अम्लगम और अम्लराज में फर्क होता है, ठीक है। और यश दलेपन क्या होता है? यानी कि इसे ग्लेविनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की, किसकी? कौन से धातु की? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? यश दलेपन करना बोलते हैं। यानी कि कोई भी मतलब कि लोहे की इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए कोई भी लोहे की वस्तु उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी तो उसे यश दलेपन बोल देते हैं, यानी कि उसको एनोडीकरण, है ना। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी परत, है ना, तो ये वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है, जो ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह जो परत होती है उसे किससे बताती है? संक्षारण से बताती है, जो कि मैंने आपको संक्षारण फर्स्ट चैप्टर में बताया था, संक्षारण और विकृत गंधी था, है ना। तो वो लोहे की बनी वस्तु से उसको बताता है। तो यही चीज है इसमें, तो एल्यूमिनियम पे बताती है। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, जो वायु के संपर्क में आने पर धातु ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है, जिसे Al2O3 की यह परत किससे बचाती है? उसे संचारण से बचाती है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी चीज ये है, इसके अंदर एक टॉपिक बच रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ और चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 4th चैप्टर कार्बन और कार्बन यौगिक वाला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 से 11 नंबर का आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना उसको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।